हेलो दोस्तों, बुक टू ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल डब्ल्यू विल्सन की वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग के बारे में, जिसमें अगले कुछ मिनटों में हम आपके दिमाग के उस शोर को हमेशा के लिए शांत करने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके मानसिक सुकून का जीपीएस है। तो तैयार हो जाइए अपने विचारों का गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने के लिए। चलिए आज से सोचना बंद करते हैं और जीना शुरू करते हैं। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग एक अदृश्य जंजीर। कल्पना कीजिए कि रात के 2 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में है, लेकिन आपके कमरे के सन्नाटे में एक शोर है जो कान फाड़ देने वाला है। आप बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं और आपका दिमाग उस एक ईमेल, उस एक पुरानी गलती या कल होने वाली एक छोटी सी मीटिंग का पोस्टमार्टम कर रहा है। यहीं से मैक्सवेल डब्ल्यू विल्सन हमें अपनी इस यात्रा पर ले जाते हैं, जहां वो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग दरअसल एक ऐसी कार चलाने जैसा है जिसका इंजन पूरी ताकत से शोर कर रहा है, टायर घिस रहे हैं, लेकिन गियर न्यूट्रल पर होने की वजह से आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। ये अध्याय आपको झकझोर कर याद दिलाता है कि आप सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए बने थे, मगर कहीं ना कहीं आप अपने ही विचारों की बुनी हुई जेल के कैदी बन गए हैं। विल्सन इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमें उस मानसिक लकवे से परिचित कराते हैं जिसे हम अक्सर सावधानी समझकर पालते रहते हैं। हम खुद को दिलासा देते हैं कि हम तो बस प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम एक अंतहीन लूप में फंस चुके होते हैं। लेखक बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात, जैसे किसी दोस्त का रिप्लाई ना आना, हमारे दिमाग में एक सुनामी का रूप ले लेती है। हम उन बातों का विश्लेषण करने लगते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यहीं से वो मानसिक थकान शुरू होती है जो बिना एक कदम चले भी हमें चकनाचूर कर देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर डेस्क पर रहे, फिर भी शाम को ऐसा लगा जैसे आपने कोई पहाड़ खोदा हो? वो थकान आपके शरीर की नहीं, आपके ओवरथिंकिंग वाले दिमाग की थी। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब विल्सन इसके पीछे के जीव विज्ञान को खोलकर रखते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग आदिम काल से खतरों को भांपने के लिए बना था, ताकि हम शेर या चीते से बच सकें। लेकिन आज के युग में वो शेर गायब हो चुका है और उसकी जगह ले ली है सोशल मीडिया के लाइक्स, ऑफिस की राजनीति और लोग क्या कहेंगे वाले डर ने। आपका दिमाग आज भी उसी फाइट या फ्लाइट मोड में है। वो हर छोटी समस्या को जीवन मौत का सवाल बना देता है। अध्याय 1 हमें ये कड़वा सच दिखाता है कि हम भविष्य के उन भूतों से डर रहे हैं जो शायद कभी पैदा ही नहीं होंगे, और इसी डर के चक्कर में हम उस वर्तमान की हत्या कर रहे हैं जो हमारे पास एकमात्र सच है। लेकिन जैसे ही ये अध्याय अपने चरम पर पहुंचता है, विल्सन हमें हार मानने के बजाय एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ये मानसिक शोर आपकी पहचान नहीं है, बल्कि एक धूल है जो आपकी खिड़की पर जम गई है। सबसे जबरदस्त एहसास तब होता है जब लेखक ये दावा करते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई जन्मजात बीमारी नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है, और जिस तरह आपने इसे सीखा है उसी तरह आप इसे अनलर्न भी कर सकते हैं। ये बोध कि मैं अपने विचार नहीं हूं, बल्कि मैं वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है, आपको अचानक उस जेल की चाबी थमा देता है। जैसे जैसे ये शुरुआती हिस्सा खत्म होता है, आप खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाते हैं। एक तरफ वही पुराना अंतहीन सोच का रास्ता है जो थकान और हार की ओर जाता है, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसकी शुरुआत इस किताब के पन्नों से हो रही है। विल्सन हमें एक गहरे सस्पेंस के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर हम इस शोर को अभी शांत करना नहीं सीखेंगे तो हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल केवल सोचने में गुजार देंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस कोहरे को चीरने के लिए? क्योंकि अगले अध्याय में हम उस जड़ को खोजने वाले हैं जहां से ये जहरीली बेल पनपना शुरू हुई थी। चलिए इस शोर से शांति की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 2, ओवरथिंकिंग के कारण। अध्याय 1 में हमने उस मानसिक जेल को देखा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस जेल की दीवारें खड़ी किसने की? अध्याय 2 हमें एक जासूस की तरह हमारे अपने अतीत और स्वभाव की उन अंधेरी गलियों में ले जाता है जहां ओवरथिंकिंग की जड़ें छिपी हैं। मैक्सवेल विल्सन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या आप वाकई ज्यादा सोच रहे हैं, या आपका दिमाग बस खुद को सुरक्षित रखने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है? यहां हम समझते हैं कि ये समस्या रातों रात पैदा नहीं हुई, बल्कि ये उन छोटे छोटे बीजों का नतीजा है जो सालों से हमारे अंदर बोए जा रहे थे। ये हिस्सा आपको थोड़ा असहज कर सकता है, क्योंकि यहां आप पहली बार अपनी उन कमियों से मिलेंगे जिन्हें आपने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था।
कहानी आगे बढ़ती है और लेखक हमें परफेक्शनिज्म के उस सुंदर दिखने वाले जाल के बारे में बताते हैं। हम में से बहुत से लोग गर्व से कहते हैं कि मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए, लेकिन विल्सन इस मुखौटे को उतार देते हैं। वो समझाते हैं कि परफेक्शन की चाहत दरअसल गलती करने का डर है। जब आप हर चीज को एकदम सही करना चाहते हैं तो आपका दिमाग हर संभव गलत नतीजे के बारे में सोचने लगता है, और यही वो पॉइंट है जहां आप काम करने के बजाय सिर्फ सोचने के लूप में फंस जाते हैं। यह अध्याय आपको यह महसूस कराएगा कि कैसे बेहतर बनने की आपकी यही जिद आपके मानसिक सुकून की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। विल्सन यहाँ एक और बड़ा खुलासा करते हैं, जिसे वो कंट्रोल का भ्रम कहते हैं। हम इंसान हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं, कल का मौसम, दूसरे की राय या आने वाला कल। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। जब हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं, तो दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। लेखक एक गहरे सस्पेंस के साथ बताते हैं कि कैसे हमारा बचपन का माहौल या पुराने कड़वे अनुभव हमारे आज के विचारों को प्रोग्राम कर रहे हैं। शायद किसी पुराने डर ने आपके दिमाग में यह बात बैठा दी है कि अगर तुम हर वक्त चौकन्ने नहीं रहे तो कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे जैसे हम इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं, विल्सन हमें एक आईना दिखाते हैं जिसमें सोशल एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम की परछाई नजर आती है। वो बताते हैं कि हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम किसी बात को 100 बार नहीं सोचेंगे तो हम सही फैसला नहीं ले पाएंगे। ये अध्याय हमें उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है कि हमारा ओवरथिंकिंग करना असल में खुद को सुरक्षित रखने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अब हमारे खिलाफ ही काम करने लगा है। ये एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो रुकना भूल गई है। अध्याय 2 के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी आंखों के सामने से वो पर्दा हटने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि आपके विचार बेकाबू क्यों है। लेकिन विल्सन आपको यहां अकेला नहीं छोड़ते। वो एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर छोड़ते हैं कि एक बार जब आप जड़ को पहचान लेते हैं तो पेड़ को काटना आसान हो जाता है। ये अध्याय आपको एक भारीपन के साथ साथ एक नई उम्मीद भी देता है, ये जानने की उम्मीद की समस्या कहाँ है। तो क्या आप अपनी उन पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इस शोर को पहचान कर इसे स्वीकार करना है और इसे अपनी ताकत बनाना है। चलिए इस खोज को और गहरा करते हैं। अध्याय 3, नकारात्मकता को पहचानना और इसे स्वीकार करना। अभी तक हमने देखा कि ओवरथिंकिंग क्या है और इसकी जड़ें कहाँ हैं, लेकिन अध्याय 3 हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाता है जो सुनने में शायद आसान लगे पर करने में सबसे बड़ी चुनौती है। मैक्सवेल विल्सन यहाँ एक जबरदस्त हुक के साथ शुरुआत करते हैं कि अगर आप किसी कमरे के अंधेरे से लड़ते रहेंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे, आपको बस रोशनी जलानी होगी। यहाँ लेखक हमें सिखाते हैं कि अपने नकारात्मक विचारों से भागना या उनसे लड़ना बंद करें। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कोई बुरा विचार आता है तो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल्सन चेतावनी देते हैं कि जिस विचार को आप जितना दबाएंगे वो उतना ही शोर मचाएगा। ये अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने दिमाग के उस विलन से हाथ मिलाना है जिसे आप अब तक अपना दुश्मन समझ रहे थे। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब हम मानसिक लेबलिंग की शक्ति को समझते हैं। विल्सन बताते हैं कि हमारे विचार केवल बादल की तरह हैं जो आसमान यानी आपके दिमाग से गुजर रहे हैं। समस्या तब होती है जब हम उन बादलों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी सच्चाई मान लेते हैं। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि जब दिमाग में कोई डरावना विचार आए तो उसे सत्य मानने के बजाय सिर्फ एक नाम दे, जैसे ओह ये तो फिर से मेरा वही पुराना फेल होने का डर बोल रहा है। ये छोटा सा बदलाव आपको उस विचार से अलग कर देता है। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, उनका आप पर काबू खत्म होने लगता है। विल्सन यहाँ एक बहुत ही भावुक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, स्वीकार्यता। वो कहते हैं कि नकारात्मकता को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाना है। हम अपनी आधी ताकत तो इस बात में बर्बाद कर देते हैं कि मुझे ऐसा बुरा क्यों लग रहा है या मैं इतना कमजोर क्यों हूं। अध्याय 3 आपको एक नई दिशा देता है, खुद के प्रति दयालु होने की दिशा। यह हिस्सा सुनने वाले के दिल को छू लेता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि इंसान होना और डरना कोई गुनाह नहीं है। जब आप अपनी नकारात्मकता को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको डराना बंद कर देती है, क्योंकि आपने उसका सबसे बड़ा हथियार यानी अनजान होने का डर छीन लिया है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, विल्सन हमें कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग के जादू से मिलवाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो विल्सन हमें उसे चुनौती देना सिखाते हैं। क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? ये अध्याय आपको एक मानसिक योद्धा बनाता है जो बिना तलवार उठाए अपनी जंग जीतता है।
आप अपनी सोच को केवल नकारात्मक से सकारात्मक में नहीं बदलते, बल्कि आप उसे यथार्थवादी बनाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके दिमाग के भारीपन को हल्का करना शुरू कर देती है। अध्याय 3 के अंत में विल्सन एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अब आपने अपनी छाया को पहचान लिया है और उसे स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक पल है जहां ओवरथिंकिंग पूरी तरह दम तोड़ देती है? वो पल है वर्तमान। तो क्या आप उस अभी में जीने की कला सीखना चाहते हैं, जहां कोई अतीत नहीं और कोई भविष्य नहीं? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस तकनीक को अनलॉक करेंगे जो सदियों से संतों और सफल लोगों का राज रही है, माइंडफुलनेस। चलिए विचारों के इस कोहरे से बाहर निकलकर असल जिंदगी की धूप में कदम रखते हैं। अध्याय 4, वर्तमान में जीना और माइंडफुलनेस का जादू। अभी तक हमने अपने डर को पहचाना और उसे स्वीकार किया, लेकिन अब मैक्सवेल विल्सन हमें उस इकलौते हथियार से मिलवाते हैं जो ओवर थिंकिंग का काल है, और वो है वर्तमान। विल्सन एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपका पूरा जीवन या तो अतीत की यादों के कब्रिस्तान में बीत रहा है या भविष्य की चिंताओं के काल्पनिक महल में, लेकिन आप उस अभी में कभी नहीं होते जहां आपकी जिंदगी वास्तव में चल रही है। यह अध्याय आपको एक टाइम ट्रैवलर की तरह महसूस कराएगा जो अपने दिमाग को बीते हुए कल और आने वाले कल की जंजीरों से तोड़कर आज की ताजी हवा में वापस लाता है। यहीं आप सीखेंगे कि कैसे यहां और अभी में रहना कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जरूरत है। कहानी हमें माइंडफुलनेस के उस सरल लेकिन शक्तिशाली संसार में ले जाती है जहां विल्सन हमें सचेत अवलोकन करना सिखाते हैं। वो एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। जब आप चाय पी रहे होते हैं तो क्या आप वाकई चाय पी रहे होते हैं या आपका दिमाग उस कल वाली मीटिंग में उलझा होता है? विल्सन कहते हैं कि ओवर थिंकिंग तब खत्म हो जाती है जब आप अपनी पांचों इंद्रियों को काम पर लगा देते हैं। चाय की गर्माहट, उसकी खुशबू और उसका स्वाद। जब आप इन पर ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग के पास ओवर थिंक करने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये हिस्सा श्रोता को यह एहसास दिलाता है कि शांति पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी चाय के प्याले में डूबने की जरूरत है। अध्याय 4 का सबसे रोमांचक मोड़ आता है जब विल्सन हमें सांसों के विज्ञान से रूबरू कराते हैं। वो बताते हैं कि आपकी सांस आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। जब आप तेज और उथली सांस लेते हैं तो दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है और वो ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आप सचेत होकर गहरी सांस लेते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं कि सब कुछ ठीक है। यह अध्याय आपको एक ऐसी इमरजेंसी ब्रेक देता है जिसे आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी इंटरव्यू के बाहर बैठे हों। यह हिस्सा सुनते समय श्रोता खुद ब खुद अपनी सांसों को गहरा होता महसूस करेगा। विल्सन यहाँ एक और बड़ा खुलासा करते हैं, विचारों की दूरी। वो हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों को एक नदी की तरह देखें। आप नदी के किनारे खड़े हैं, नदी के अंदर बह नहीं रहे हैं। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप यानी देखने वाले हमेशा स्थिर रहते हैं। ये बोध आपको एक अजेय शांति देता है। अब आप उन विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें बस एक फिल्म की तरह चलते हुए देखते हैं। यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग के एक क्रेजी मंकी को एक शांत बुद्ध में बदलना है। जैसे ही अध्याय 4 खत्म होता है, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का और सचेत महसूस करेंगे। लेकिन विल्सन शाह एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। वर्तमान में रहना तो सीख लिया, लेकिन उन पुराने मानसिक पैटर्न्स का क्या जो बार बार लौट कर आते हैं? वो हमें एक ऐसे मेंटल जिम के बारे में बताते हैं जहां हम अपनी सोच की मांसपेशियों को रीवायर कर सकते हैं। क्या आप उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए तैयार हैं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने वाले हैं। चलिए इस नई मिली शांति को अपनी आदत बनाते हैं। अध्याय 5, अपनी सोच को बदलने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां। अभी तक हमने शांति को महसूस किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब असल जिंदगी की परेशानियां सामने आएंगी तब क्या ये शांति टिक पाएगी? मैक्सवेल विल्सन इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई के साथ करते हैं। एक योद्धा सिर्फ ध्यान लगाकर नहीं जीतता, उसे हथियार चलाने भी आने चाहिए। अध्याय 5 आपका वो मेंटल शस्त्रागार है जहां आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना सीखेंगे। यहां लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पुराने घिसे पिटे मानसिक रास्तों को बंद करके पॉजिटिविटी और क्लैरिटी के नए हाईवे बना सकते हैं। यह अध्याय आपको एक मानसिक इंजीनियर बना देगा जो अपनी ही सोच की मशीन को रिपेयर करना जानता है। विल्सन यहां हमें अपने पहले हथियार से मिलवाते हैं, जिसे वो 5 मिनट रूल कहते हैं। ये हुक श्रोता को तुरंत बांध लेता है।
अगर किसी बात को लेकर आप परेशान हैं तो खुद को सिर्फ 5 मिनट का समय दें। उन 5 मिनटों में जितना सोचना है सोच लें, जितना डरना है डर लें, लेकिन जैसे ही अलार्म बजी आपको सोचना बंद करके एक्शन मोड में आना होगा। लेखक समझाते हैं कि ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका उसे दबाना नहीं बल्कि उसे एक समय सीमा देना है। ये तकनीक सुनते ही श्रोता को लगता है कि हाँ, ये मैं आज से ही कर सकता हूँ। ये एक ऐसी चाबी है जो आपको घंटों के मानसिक टॉर्चर से बचा सकती है। कहानी आगे बढ़ती है और विल्सन एक और क्रांतिकारी तकनीक पेश करते हैं, ब्रेन डंपिंग। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग विचार रखने के लिए है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। जब आपका दिमाग ओवरलोड हो जाए तो उसे कागज पर उतार दें। जैसे ही आप अपने डरों और चिंताओं को लिखते हैं, वे आपके दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं और अचानक वे उतने डरावने नहीं लगते जितने वे आपके दिमाग के अंदर थे। विल्सन यहां एक जादुई फर्क दिखाते हैं। एक विचार जो दिमाग में पहाड़ जैसा था, कागज पर आकर सिर्फ 2 लाइन की समस्या रह जाता है जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है। यह हिस्सा श्रोता को मानसिक बोझ उतारने का सबसे सरल रास्ता देता है। अध्याय 5 का सबसे रोमांचक हिस्सा है चुनौती देना। विल्सन हमें सिखाते हैं कि अपने ही दिमाग के वकील बने। जब आपका दिमाग कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो उससे सबूत मांगे। कहाँ लिखा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? पिछली बार जब मैंने किया था तब क्या हुआ था? लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग को पहचानें और उन्हें तर्क की आग में जला दें। यह अध्याय आपको सिखाता है कि अपने दिमाग की हर बात पर यकीन करना बंद करें, क्योंकि आपका दिमाग अक्सर आपको सुरक्षित रखने के चक्कर में आपसे झूठ बोलता है। जैसे ही यह अध्याय समाप्त होता है, आपके पास तकनीकों का एक पूरा सेट होता है, लेकिन विल्सन यहां एक सस्पेंस छोड़ते हैं। हथियार तो आपके पास हैं, लेकिन अगर आपके शरीर का इंजन ही थका हुआ हो तो आप जंग कैसे लड़ेंगे? वो इशारा करते हैं उस तनाव और चिंता की ओर जो चुपके से आपकी ऊर्जा सोख रही है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने शरीर और मन के उस तनाव को जड़ से कैसे उखाड़ना है जो ओवरथिंकिंग को खाद पानी देता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के उन गुप्त तरीकों को जानेंगे जो आपकी रातों की नींद वापस ले आएंगे। चलिए इस सफर को और भी ऊर्जावान बनाते हैं। अध्याय 6, तनाव और चिंता को प्रबंधित करना। अभी तक हमने हथियारों की बात की, लेकिन मैक्सवेल विल्सन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वे कहते हैं, अगर आपकी कार का टायर पंक्चर है तो आप चाहे जितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना बन जाए, सफर दर्दनाक ही रहेगा। अध्याय 6 आपके उस पंक्चर टायर यानी आपके तनाव और चिंता को ठीक करने के बारे में है। विल्सन समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई अलग से होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर में जमा हुए तनाव का धुआं है। अगर आप आग अर्थात तनाव को बुझा दें तो धुआं अर्थात ओवरथिंकिंग अपने आप गायब हो जाएगा। ये अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना है ताकि आपका दिमाग खतरे के सिग्नल भेजना बंद कर दे। कहानी हमें हमारे शरीर के भीतर ले जाती है, जहां विल्सन कोर्टिसोल, तनाव वाले हार्मोन के बारे में बताते हैं। वे एक जबरदस्त हुक देते हैं, आपका दिमाग तब तक सोचना बंद नहीं कर सकता जब तक आपके शरीर को लग रहा है कि वो किसी युद्ध के मैदान में है। यहां लेखक हमें शारीरिक ब्रेक लेने के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे मात्र 10 मिनट की सैर या धूप में बैठना आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये सुनकर श्रोता को एहसास होता है कि शायद वो जिसे मानसिक कमजोरी समझ रहा था, वो केवल उसके शरीर की थकान थी। विल्सन यहां नींद, डाइट और एक्सरसाइज को सिर्फ सेहत के लिए नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल के रूप में पेश करते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा हिस्सा है चिंता का समय निर्धारित करना। विल्सन एक अनोखी तकनीक साझा करते हैं। वे कहते हैं कि चिंता को मना मत करो, बल्कि उसे अपॉइंटमेंट दो। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट ऐसे रखें जब आपको सिर्फ और सिर्फ चिंता करनी है। बाकी समय जब भी कोई डरावना विचार आए तो अपने दिमाग से कहें, अभी नहीं, तुम्हारा अपॉइंटमेंट शाम 5 बजे है। यह तकनीक श्रोता को एक अद्भुत मानसिक आजादी देती है। आप अपनी चिंता के मालिक बन जाते हैं, वो आपकी मालिक नहीं रहती। विल्सन यहां समझाते हैं कि जब आप अपनी चिंता को सीमा में बांध देते हैं तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। विल्सन आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया और डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हमारे फोन की नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को हर पल अलर्ट मोड पर रखती है, जिससे चिंता कभी खत्म ही नहीं होती। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने डिजिटल वातावरण को साफ करना है ताकि हमारा दिमाग बाहरी शोर से प्रभावित ना हो। ये हिस्सा सुनने वाले को एक शांतिपूर्ण जीवन का नक्शा देता है, जहां तकनीक उसका गुलाम है, वो तकनीक का नहीं।
आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप बाहरी शोर कम करते हैं, आपके अंदर का शोर भी थमने लगता है। अध्याय 6 के समापन पर विल्सन आपको एक बहुत ही शांत और सुरक्षित स्थान पर छोड़ जाते हैं, लेकिन वे एक अंतिम सस्पेंस छोड़ते हैं। तनाव कम हो गया, तकनीकें भी सीख लीं, लेकिन क्या ये शांति हमेशा के लिए टिकेगी, या फिर कल सुबह उठते ही आप फिर से उसी पुरानी सोच में गिर जाएंगे? वे इशारा करते हैं एक ऐसी मानसिकता की ओर जो कभी टूटते नहीं। क्या आप वो अजय मानसिकता बनाना चाहते हैं जिसे कोई भी तूफान हिला ना सके? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले और आखिरी अध्याय में हम आपकी जीत पर मोहर लगाने वाले हैं। चलिए इस सफर को उसके सबसे गौरवशाली अंत की ओर ले चलते हैं। अध्याय 7, एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण। सफर अब अपने अंतिम और सबसे शानदार पड़ाव पर है। मैक्सवेल विल्सन इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधे आपकी रूह को छू लेगा। क्या आप वो इंसान बनने के लिए तैयार हैं जिसके पास केवल विचार नहीं बल्कि विजन है? अभी तक हमने डरों को भगाया, तनाव को कम किया, लेकिन अध्याय 7 उस खाली जगह को भरने के बारे में है। विल्सन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग को केवल हटाना काफी नहीं है, उस खाली दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट का बीज बोना होगा, वरना पुरानी आदतें घास फूस की तरह फिर से उगाएंगी। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को रक्षात्मक से आक्रामक बनाना है, यानी अब आप समस्याओं से डरेंगे नहीं बल्कि उन्हें अवसरों की तरह देखेंगे। कहानी हमें कृतज्ञता के उस विज्ञान की ओर ले जाती है जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक शब्द समझते हैं। विल्सन बताते हैं कि कृतज्ञता और ओवरथिंकिंग एक ही समय पर एक ही दिमाग में नहीं रह सकते। ये एक रासायनिक सच्चाई है। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में उन छोटी चीजों को गिनना शुरू करते हैं, आपका दिमाग कमी ढूंढना बंद कर देता है। लेखक एक जबरदस्त हुक देते हैं, आपका दिमाग एक सर्च इंजन की तरह है। अगर आप इसमें मुश्किलें सर्च करेंगे तो ये मुश्किलें दिखाएगा, और अगर आप अवसर सर्च करेंगे तो ये रास्ते खोल देगा। ये अध्याय आपको अपने दिमाग का कीवर्ड बदलना सिखाता है। विल्सन यहाँ एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं जिसे वे सेल्फ कंपैशन यानी खुद पर दया करना कहते हैं। वे बताते हैं कि ओवरथिंकर्स अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे खुद को उन गलतियों के लिए कोसते हैं जो सालों पहले हुई थीं। इस अध्याय का सबसे भावुक हिस्सा वो है जहां लेखक हमें खुद को माफ करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि आप एक अधूरा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे ठीक करना है, बल्कि आप एक खिलता हुआ फूल हैं जिसे बस सही वातावरण चाहिए। जब आप खुद के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह पेश आने लगते हैं तो वो मानसिक शोर अपने आप एक मधुर संगीत में बदल जाता है। यहाँ श्रोता को उस भारी बोझ से आज़ादी मिलती है जो वो वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहा था। जैसे जैसे हम इस ऑडियो बुक के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, विल्सन पूरी किताब का सार एक धागे में पिरो देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि चलने का एक तरीका है। निष्कर्ष में एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर है जो श्रोता को जोश से भर देता है। अब जब आप इस ऑडियो को सुनकर बंद करेंगे तो आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो वापस उसी पुरानी चिंताओं की दुनिया में चले जाएं, या फिर उस चाबी का इस्तेमाल करें जो आज आपने हासिल की है। लेखक की आवाज़ यहाँ एक गूंज बन जाती है जो आपको याद दिलाती है कि आपके विचारों का रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मैक्सवेल डब्ल्यू विल्सन की ये यात्रा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी असल जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो हर छोटी बात पर घंटों बर्बाद करता था। अब आप वो मास्टर हैं जो अपनी सोच को दिशा देना जानता है। याद रखिए, समंदर की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन आप एक कुशल नाविक बन चुके हैं। तो चलिए अपने उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए जहाँ डर कम और जिंदगी ज्यादा है। आपने खुद को जीत लिया है, और यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब जाइए और अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं।